3 सके भाई हैं, ठीक है, और तीनों ही मजदूर हैं हम लोग। छोटा भाई पैदा हुआ था उस वक्त, मतलब ना वाल साहब ने वालदा को डिवोर्स दे दिया। उसने कहा कि ये तो बच्चे ही पैदा मजदूर कर रही है। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सहारा बनी है। मैं भी इसको किसी किस्म की कोई तंगी तकलीफ नहीं आने दूंगा। वॉशरूम तक ये लेके जाती है, नहलाती वगैरह सारा काम यही करती है मेरा। इनके लिए तो मैं यकीन करें, अगर जान भी हो ना वो भी कम है। हमारा जो गाँव है ना वो कश्मीर का है। पिंडी में अपने चचा के पास रहती थी, उधर मैं जवान हुई। उन्होंने देखा कि थोड़ी सी जवान हो गई, उनकी नजर कुछ चेंज हो गई है। जुल्म वगैरह भी करते थे, मारते थे, इल्जाम बुरे बुरे लगाते थे कि जब उनका जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मैं वहाँ से निकल आई हूँ। मैं यही सोच के निकले कि बस यहाँ से किसी न किसी तरीके से ना निकल के अपनी इज्जत महफूज करूँ। बस स्टैंड से मैं नीचे उतरी तो इधर फिर बत्ती चौक पीसीओ था इनका। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। फिर मैंने उनको बताया मैंने दारुल मौन में जाना, तो आप प्लीज मुझे बता देंगे। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे ना लग रहा है कि आप ऐसे ना घर छोड़ के आए। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा हाँ मैं घर छोड़ के आई हूँ। फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप अगर फिर इनके साथ कार लें शादी, इन्होंने भी मुझे ऑफर की थी। तो ये मुझे इज्जत की रोटी कमा के दे रहे हैं, चाहे तंगी है जो भी है, हालात हमारे मुश्किल हैं, लेकिन ये मुझे कमा के दे रहे हैं, मेरी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान आज फिर मेरे साथ मौजूद है और ये इनकी खातिर कश्मीर से यहाँ तक आई हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के। एक ऐसे इंसान के लिए जो बज़ाहिर देखने में लगता है कि संभाल नहीं सकता उनको, एक डिसेबल इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब कैसे हुआ इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुझे बताएं कि कश्मीर से यहाँ तक कैसे पहुँची हैं आप? आप भी कश्मीर से मेरी भी कहानी जो है ना बहुत ज़्यादा पीछे वाली जो है ना बहुत दुख सुनाने वाले, बार बार मैं रिपीट कर भी चुकी हूँ और करते हुए यकीन कर मुझे अंदर से दुख हो रहा है। क्योंकि मैं ना इनके पास जब से आई हूँ ना तब से मैं इनके पास वो अपनी जो पीछे जो दुख है ना वो मैं भूल चुकी थी, लेकिन अब दोबारा मुझे याद करने पड़ रहे हैं, आ रहे हैं। वहाँ पे मैं कश्मीर से आई नहीं, लेकिन हाँ हमारा जो गाँव है ना वो कश्मीर का है। मैं पिंडी में अपने चचा के पास रहती थी। मेरे अब्बू का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो अम्मी इतनी नहीं थी कि मुझे संभाल सकती अकेली। इस वजह से मुझे अम्मी ने अपने चचा के पास छोड़ा था। उधर मैं जवान हुई तो उधर उनके घर के काम वगैरह करती थी चचा के सारे। तो जब थोड़ी सी बड़ी हुई ना तो तब उन्होंने देखा कि थोड़ी सी जवान हो गई, उनकी नज़र कुछ चेंज हो गई है। अच्छा की? हाँ जी। तो जुल्म वगैरह भी करते थे, मारते थे, इल्ज़ाम बुरे बुरे लगाते थे, किसी के पास जाने नहीं देते थे ज़्यादा। यहाँ तक कि किसी लड़की से भी बात करने की इजाज़त नहीं थी, मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त। सगे चचा थे आप? हाँ जी सगे थे। बहुत ज़्यादा जब उनका जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उस वक्त ना मेरे जहन में बात है कि ना मैंने किसी से सुना था कि लाहौर में ना दारुल मान है, उधर औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो फिर ये सोच के मैंने ना वहाँ से कदम बाहर निकाल लिया कि मैं वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ में चली जाऊँ। माँ जी को नहीं बताया कुछ भी कि वहाँ पर सब कुछ क्या हुआ? आप ही बताती थी, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो मुझे अपने पास नहीं रख सकती थी, क्योंकि आगे जो मेरी भाभी थी ना वो भी कुछ इस टाइप की थी, वो गलत इल्ज़ाम लगाती थी। इस वजह से अम्मी मुझे अपने पास नहीं रखती थी। मुझे बताएं कि वहाँ से कैसे निकलने का सोचा और कैसे निकली वहाँ से? अब भी बहुत मुश्किल से निकली हूँ मैं, क्योंकि निकलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हर वक्त जो है ना चची का या दादी कोई ना कोई पास होता ही था, तो वो बस बहाने से कोई ऐसा मौका मेरे हाथ लगा तो मैं वहाँ से निकल आई हूँ कुछ कि चलो यहाँ से निकलूँगी, आगे तहफ़्फ़ुज़ में जाऊँगी। क्योंकि लाहौर आई वहाँ से? हाँ जी। लाहौर में किसी को जानती थी आप? नहीं, किसी को रिश्तेदार हैं मेरे लाहौर में, लेकिन मैं किसी का मेरे पास नंबर नहीं था, कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं था, या मुझे पता नहीं था कि वो किस जगह पर रहते हैं, कुछ भी नहीं था मेरे पास। फिर सिर्फ ये मैं यही सोच के निकली कि बस यहाँ से किसी न किसी तरीके से ना निकल के अपनी इज़्ज़त महफूज करूँ बस। वहाँ से फिर थोड़े बहुत मेरे पास पैसे थे किराए के, तो वो मैंने अपने पास सेव किए हुए थे अपनी चीज़ों के लिए, वही मैंने पकड़े। तो वहाँ से फिर मैं आ गई यहाँ पे बत्ती चौक। मुझे किसी ने बताया कि आप फलां जगह पे उतर जाना, तो इधर फिर बत्ती चौक पीसीओ था इनका, इनके पीसीओ के बिल्कुल सामने बस स्टैंड था। बस स्टैंड से मैं नीचे उतरी हूँ तो अब उधर मैं देख रही हूँ कि पहली बार आई थी, मुझे इतना पता नहीं था। तो अब मैं इधर उधर देख रही थी कि मैं कैसे जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ, किससे पूछूँ दारुल मान का। तो 3-4 लड़के आए हैं बाइक पे, वो मुझे पूछने लगे कि आपने कहाँ जाना है, हम आपको छोड़ देते हैं, किसका वेट कर रही हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं अगर आपको चाहिए तो बहुत ज़्यादा परेशान थी उस वक्त। मुझे ना एक बच्चे को भेजा, छोटे बच्चे को, कि वो जो सामने लड़की खड़ी है ना उसको बुला के लाओ। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे पूछा कि आप यहाँ पे खड़ी हैं, किसका वेट कर रही हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की चाहिए तो मैं आपकी कर देता हूँ, कहाँ जाना है आपने, मैं काफ़ी देर से आपको नोट कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने ना ऐसे दारुल मौन में जाना, तो आप प्लीज़ मुझे बता दें क्योंकि मुझे पता नहीं है यहाँ का, मैं पहली बार आई हूँ। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे ना लग रहा है कि आप ऐसे ना घर से
घर छोड़ के आई। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा हाँ मैं घर छोड़ के आई हूँ। तो फिर मुझे अपने पास बिठाया, सब कुछ पूछा वगैरह। तो ये मुझे कहते हैं कि मैं आपको ना ले जाऊँगा, आप थोड़े देर बैठे हैं, रेस्ट करें, पानी वगैरह पिलाया। पर आपको फ़ौरन यकीन हो गया? फ़ौरन यकीन, आप यकीन करना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे तो इतना पता नहीं था, पहली बार तो आई थी मुझे। तो अब मुझे ये कहते थे कि मैं आपको पहुँचा, मुझे ये लगा कि अगर इनको पता है तो ये मुझे ज़ाहिर है पहुँचा देंगे, क्योंकि गलत जो इंसान आखिर पहचान जाता है किसी को कौन दूसरा है या कौन गलत है। तो फिर मैं बैठी, उन्होंने पानी वगैरह पिलाया। तो फिर मुझे अपने एक कज़न के घर लेके गए कि आप इधर आराम करें, फिर मैं आपको ना सुबह छोड़ आऊँगा। तो फिर 2-3 दिन बाद ही आए हैं, कहते हैं कि अब अगर आप देखें, मुझे काफ़ी लोगों ने और भी बताया, जैसे जैसे इनको पता चला कि ऐसे आई हैं, इनके कज़न को भी, इनके रिश्तेदारों को उन्होंने समझाया कि बेटा आप दारुल ईमान के लिए आई हो ना, तो दारुल ईमान में भी इज़्ज़त महफूज नहीं है आपकी, आपने वहाँ नहीं जाओ। तो मैंने कहा अब अगर मैं ऐसे तो किसी के घर आप ही नहीं ना रह सकती थी, ना कोई था मेरा यहाँ पे, ना कुछ था। फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप अगर बेहतर समझती हैं तो मुझे भी आप देख लें। मेरी भी इन्होंने यानी कि मुझे इनकी कहानी सुनाई है उन्होंने कि ऐसे ऐसे इनके अब्बू ने भी इनको छोड़ा हुआ है, इनकी भी ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजरी है, तो अगर आप चाहें तो फिर इनके साथ कर लें शादी। इन्होंने भी मुझे ऑफ़र की थी। आपने निकाह कर लिया? पहले मैंने सोचा 2-3-4 दिन का मैंने टाइम लिया था, तो फिर बहुत सोचा, मैंने कहा अब अगर पीछे वाली जो ज़िंदगी ज़िल्लत भरी थी वो भी तो ऐसे, अब आगे भी अगर ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुजारूंगी तो फिर मेरा फ़ायदा कोई नहीं है। एक ऐसे इंसान से शादी करना जो मुकम्मल नहीं है, बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है एक औरत के लिए। इतना मुश्किल फ़ैसला आपने कैसे कर लिया? आप पे मुश्किल ये, मैंने सिर्फ ये देखा कि ये खुद कमा रहे हैं। एक इंसान जो अगर डिसेबल होने के बावजूद कमा रहा है ना, तो वो आपको ज़िल्लत में कभी नहीं छोड़ेगा। तो जो पीछे क्या पता मैं किसी और के साथ करती तो वो शायद मुझे इतनी इज्जत से कमा के देता या खिलाता, या मुझे वो इज्जत ना देता जो मुझे इनसे मिली है। तो ये मुझे इज्जत की रोटी कमा के दे रहे हैं, कभी किसी चीज़ की चाहे तंगी है, जो भी है, हालात हमारे मुश्किल हैं, लेकिन ये मुझे कमा के दे रहे हैं, मेरी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप कितने बहन भाई हैं? बाजी मैं 3 भाई हैं, हम 3 सके भाई हैं, ठीक है, और तीनों ही मजदूर हैं हम लोग। तीनों भाई मजदूर हैं? भाई मजदूर हैं। और छोटे होते थे, जब छोटा भाई पैदा हुआ था उस वक्त मतलब कि ना वाल साहब ने वालदा को डिवोर्स दे दिया। उसने कहा कि ये तो बच्चे ही पैदा मजदूर कर रही है। सिर्फ इसलिए कि मजदूर बेटे पैदा किए हैं? जी बाजी। कैसे पाला उन्होंने? बाजी कुछ देर हम अपनी वालदा के पास रहे हैं, जब तक मतलब कि नानी नाने के पास थी वालदा। जब वालदा की आगे शादी कर दी, उसके भी भाई जो मेरे वाल साहब थे ना, सतेले अबू, उसके मतलब इतने वसाइल नहीं थे, वो भी दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा थी, तो उससे हमारा बोझ जो है ना नहीं उठाया गया। और नानी नाना फौत हो गए थे और वालदा रह गई थी सिर्फ। तो वालदा ने फिर हमें मतलब कि ना कहा कि बेटा आप लोग ना अपने दादकों के पास चले जाओ, अपने अब्बू वगैरह के पास या किसी के चाचे ताए के पास चले जाओ। कुछ देर हम अपने ताया के पास रहे। जब मैं मतलब कि पीसीओ पे होता था, ताया अब्बू ने पीसीओ बना के दिया हुआ था, तो उधर पीसीओ पे बैठते थे, मेहनत वगैरह करते थे। मतलब कि जब तक हमने उनको मतलब कि खर्चा वगैरह देते रहे या कमाई करते रहे, ज़ाहिर सी बात उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, उनकी उन्होंने शादी की, वो सरकारी मुलाजम थे मेरे। वालिद ने आपकी वालदा को छोड़ने के बाद और शादी कर ली? हाँ जी, उसने मेरी खाला के साथ भी शादी की, मेरी खाला के साथ शादी की। उसमें 2 बच्चे थे उसके, एक बेटी एक बेटा। एक ठीक थे दोनों? हाँ जी, वो दोनों ठीक थे, लेकिन एक बेटा जो है उसका वो फौत हो गया हुआ था, एक बेटी है। उसके बाद उसने मतलब कि वालदा को भी तलाक दे दी, और उसके बाद और उसने खाला को भी तलाक दे दी? खाला को भी तलाक दे दी जी। उसके बाद मतलब कि उसने मतलब कि 4-5 शादियाँ और की, टोटल 7 शादियाँ की उसने। आपके वालिद ने 7 शादियाँ की, जिनमें पहली बीवी आपकी वालदा थी और दूसरी आपकी खाला थी, और उसके बाद और पता नहीं कौन? हाँ जी, उसके बाद मतलब कि और भी 2-3 मतलब कि 4 शादियाँ उसने की। क्या कहेंगे इस औरत के मुतालिक? बेशक अपना घर बार छोड़ कर आई थी, लेकिन वो तो एक मुकम्मल औरत है और कहीं पर भी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने आपको कबूल किया। क्या कहेंगे इस बारे में? भाजी ये मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारा जैसे इंसान का सहारा बनी है, और इंशाल्लाह मैं भी इसको किसी किस्म की कोई तंगी तकलीफ़ नहीं आने दूँगा और किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। चाहे मैं सूली पे भी लटक जाऊँगा ना, लेकिन मैं इसकी परेशानी कोई नहीं आने दूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी जब तक मेरी सांस में सांस है ना, इंशाल्लाह मैं इनका साथ एंड तक निभाऊँगा और इनको किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दूँगा, क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की है कि एक मजदूर शख्स को कोई भी औरत ना जो जल्दी की नहीं बनाती। हाँ जी, शादी के बाद अगर आपका औरत का शोहर हो जाए ना माजूर, तो वो ऐसे रिश्ते हैं कि तब भी छोड़ जाती हैं। जी बाजी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी कहानी देखी हैं कि ऐसे भी हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत अच्छी हैं, बहुत किसी नेक माँ बाप की औलाद हैं, और अल्लाह पाक इनको मेरी भी ज़िंदगी लगा दे।
मैं तो बहुत परेशान था, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे बीवी बहुत अच्छी दी है। कि ये क्या क्या काम करती हैं? ये बाजी मुझे हर काम मेरा वाशरूम तक ये लेके जाती है, नहलाती वगैरह सारा काम यही करती हैं मेरा। और यहाँ से मतलब कि बाइक पे भी इन्होंने बिठाना होता है मुझे, 4 टायरों वाली बाइक है मेरे पास, उस पर बिठा के मतलब कोई चीज़ वगैरह उतरी हो, मैं अनकें वगैरह टोपियाँ वगैरह रुमाल वगैरह सेल करता हूँ, तो उसका मतलब कि कोई भी चीज़ वगैरह उतरी हो ना तो वो ये लगा के देती मुझे। तो फिर बाहर जब आप जाते हैं ये काम करने के लिए, बाहर भी मुश्किलात तो आती होंगी आपको? जी बाजी ज़ाहिर सी बात है, रोड पे खड़े होते हैं वहाँ पे, तो रोड पे कभी कोई वाल्टन वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, LDA वाले आ जाते हैं कि भाई इधर नहीं खड़े होना, आपने इधर नहीं खड़े होना, यहाँ से चले जाओ, हमारे अफसर आ रहे हैं। तो कभी कोई आ जाता है, कोई कोई चीज़ें छीन के ले जाते हैं। कभी ज़ाहिर सी बात है अंधेरी बारिश वगैरह भी आती है तो बहुत मुश्किल, मैं तो खुद किक भी नहीं मार सकता बाइक की। आप मुझे बताओ, आप इनके लिए आपने अपनी पूरी एक ज़िंदगी दे दी इनको, क्या कर सकती हो इनके लिए? अब इनके लिए तो मैं यकीन करें अगर जान भी हो ना वो भी कम है, क्योंकि मुझे उस वक्त इन्होंने सहारा दिया जब मेरा कोई सहारा नहीं था, मुझे कुछ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि अगर ये चाहते तो ये किसी और को भैया, जैसे बहुत सारे गलत लोग हैं। अभी ना कॉल आई है कि कहते हैं आप हमारी ना गपशप उड़वा रही करें तो हम आपकी हेल्प करें। लोगों ने बेगैरत समझा हुआ है। हेल्प के लिए नंबर दिया है और उसके बाद ये कॉल है? हाँ, उसके बाद ये कॉल है कि आप हमारी गपशप करवा दिया करें तो हम आपकी हेल्प करेंगे। हमने ऐसी हेल्प को आग लगानी है। आपको क्या कहा जाता है, अपनी बीवी से गपशप करवा दें? जी बाजी अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल आई थी, तो वो ये कह रहा है कि मैं आपकी हेल्प तब करूँगा कि जब आप मेरी बीवी अपनी से हेल्प गपशप लगवाओगे। मैंने कहा भाई सॉरी यार, आप मेरी हेल्प ना करें, बहुत शुक्रिया आपका। अब देखें ना, अभी हम हेल्प अगर कोई नहीं ना कर सकता तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं कोई कर सकता ना, लेकिन इस तरह के कॉल्स तो ना करें। वो देख रहे कि मजदूर इंसान है, ऐसे जैसे कहेंगे हम ये वैसे ही करेगा, लेकिन इतना भी वो अगर वो मुझे कमा के खिला रहे ना, लेकिन वो गैरतमंद है, बेगैरत नहीं है। मुझे पूरी इनकी कहानी सुन के दुख नहीं हुआ जितना मुझे लास्ट वाली उस कॉल के बारे में सुनकर दुख हुआ है कि किसी की गरीबी का, किसी की मोहताजी का इतना फ़ायदा उठाना कि एक औरत के लिए आप उसके शोहर को कह रहे हो कि हेल्प कर देंगे लेकिन अपनी बीवी से गपशप करवा दें। आपके अपने घर में कोई माँ बहन बेटी मौजूद नहीं है जिससे आप गपशप कर सकें, आपकी बीवी नहीं है, दुनिया में बाकी औरतें हैं, आपको गपशप करने का इतना शौक़ है, आप एक गरीब को इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। इसको कहते हैं जिन लोगों के ज़मीर मर गए हो ना, उनके अंदर ना इंसानियत बचती है, ना उनके ज़मीर ज़िंदा होते हैं। ऐसे लोगों को इंसान नहीं कहा जाता, ये कुत्ते बिल्ले होते हैं जिनको कहना अपने लफ्ज़ों को ज़ाया करना होता है। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग हम लोगों के चैनल से इन तक पहुँचते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि कोई इस तरह का इंसान निकले जो किसी की गुर्बत का या इस तरह से कोई मजाक उड़ाता हो। सब लोग बहुत अच्छे हैं और इस तरह के लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। तो मेरी उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इनको देखते हैं, जो मुझ पर यकीन कर कर इस तरह के लोगों की आवाज़ को सुनते हैं और इनकी हेल्प करते हैं, तो काइंडली इन लोगों से रब्ता कीजिए और जितना हो सके इस कपल की मदद कीजिए, क्योंकि ये मदद के मुस्तहिक हैं। दोनों की एक अलग अलग कहानी थी और दोनों की कहानी अपने अंदर लाखों दुख समेटे हुए थी। ये भी अपने घर से बेघर थे, वो भी अपने घर से बेघर थी, दोनों अपनों के सताए हुए थे। इसलिए अच्छा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया और दोनों अपने माजी में पलट कर नहीं देखना चाहते। इन लोगों की जितनी हो सके रिक्वेस्ट है, हेल्प कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।